साथियों, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसकी व्यवस्था भारत सरकार ने जो नए कोड बनाए हैं उनमें भी रीस्किलिंग की व्यवस्था की है। और रीस्किलिंग के बगैर, रीस्किलिंग के बिना यूज किए हुए आज सर्वाइवल एक बड़ा इशू बन गया है और हमारी ग्रोथ और हमारा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट विदाउट रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के सस्टेन करना संभव नहीं है। आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं कि रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज वर्तमान समय में क्यों आवश्यक हो गई है, क्या कारण है, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है और क्या क्या इसके मेजर कंसर्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का रिलेवेंस आज की डेट में क्या है। आप समझ सकते हैं कि लर्निंग हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एकेडमिक। आज इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच बहुत गैप है जिसको भरने के लिए मेरी एनजीओ बहुत काम कर रही है। और वह भी जब इंडस्ट्री में आदमी एकेडमिया से अपॉइंटमेंट लेकर वाया कैंपस या किसी और तरीके से इंडस्ट्री में जाता है तो उसे बहुत कुछ नया सीखना पड़ता है। उसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। दूसरा, कुछ चीजें जब आपका प्रमोशन हो जाता है या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको अनलर्न करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें रीलर्न करनी पड़ती हैं। तो आपकी लर्निंग, लर्निंग और रीलर्निंग प्रोसेस ये रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के हिस्से हैं। इसीलिए इनको जानना, समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, आज कस्टमर नीड बदल रही है, आज ऑटोमाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग की आवश्यकता पड़ रही है। उन सब इशू की वजह से हमारी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग बहुत जरूरी है। और पीडब्ल्यूसी ने एक सर्वे किया और उन्होंने अपनी 21st एनुअल ग्लोबल जो सीईओ सर्वे की रिपोर्ट छापी, उसमें इस बात की चर्चा की कि 42% ऑफ सीईओ सेज they are implementing continuous learning initiatives in their respective organizations or for their employees and for themselves, कि वो अपने लिए भी और अपने एम्प्लॉय के लिए भी लगभग 42% सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ Fortune 500 कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट। तो इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। क्यों, समझते हैं। आज 14% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स में नीड टू रीस्किल दिस डिकेड ड्यू टू ऑटोमाइजेशन। ये मैकेंजी ने अपने एक रिपोर्ट की, उसमें कहा कि जिस तरह से ऑटोमाइजेशन आज बढ़ रहा है उस हिसाब से जो टोटल वर्कफोर्स है उसका वर्ल्ड वाइड 14% को अपस्किलिंग की, रीस्किलिंग की आवश्यकता है। भारत में यह आवश्यकता और भी ज्यादा है। भारतवर्ष में यदि हम देखें तो यह आवश्यकता लगभग 50% के करीब है। अब हम बात करते हैं कि न्यू स्किल हम कैसे सीख सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो मैं रीस्किलिंग करूं या मैं अपनी अपस्किलिंग करूं, क्योंकि न्यू टैलेंट मुझे लेना बहुत मुश्किल होता है और न्यू टैलेंट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो बात बार बार हम कर रहे हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच गैप है, वह इसका एक उदाहरण मात्र है। आज ये हम बात करते हैं कि व्हाट इज रीस्किलिंग। Reskilling refer to the skill that an employee will learn to perform a new role। जब आप प्रमोशन होता है या जॉब में पहली बार आते हैं तो जो आपको काम करने के लिए जो आपकी वर्तमान कंपनी है उसमें जो चाहिए वो आपकी रीस्किलिंग है। As organization shift, certain roles will become obsolete। जैसे जैसे आप प्रमोशन होता है या डिपार्टमेंट बदलता है या आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रोथ में जाते हैं तो आपकी कुछ स्किलिंग खत्म हो जाती है और कुछ नई लर्न करनी आवश्यक है। रीस्किलिंग टैप इनटू द कंपनीज एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल। जो आज कंपनी का टैलेंट पूल है, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को असेस करके जो हम टैलेंट पूल डेवलप करते हैं उसमें जितने भी एम्प्लॉय आते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए या हायर जॉब के लिए तैयार करने के लिए
हमें रीस्किलिंग की आवश्यकता होती है। यह एक रीस्किलिंग की एक नीड है। अब अपस्किलिंग की नीड क्यों है? रेफर टू टीचिंग एम्प्लॉइज स्किल टू परफॉर्म एंड एडवांस विद देयर करंट जॉब। जो उनके आज के जॉब हैं उनसे जो एडवांस जॉब होगा, वो एडवांस जॉब कई कारणों से हो सकता है, प्रमोशन हो जाए, नंबर 2 टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, नंबर 3 डिजिटलाइजेशन बढ़ जाए, या कुछ नई चीजें और ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, तो वो अप स्किलिंग की आवश्यकता पड़ती है। अप स्किलिंग इज यूज्ड टू मिनिमाइज द टैलेंट गैप एंड टू कल्टीवेट कल्चर ऑनगोइंग लर्निंग विद इन द कंपनी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको कहाँ अप स्किलिंग यूज करनी है और कहाँ री स्किलिंग यूज करनी है। मैंने उन दोनों को डिफाइन करने की यहाँ कोशिश की है। अब बात करते हैं कि भारत में 51% जो L&D प्रोज प्लान और टू लंच द अप स्किलिंग प्रोग्राम्स, लगभग 51% जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो केवल अप स्किलिंग के लिए डिजाइन करने की आवश्यकता है। और जो रीस्किलिंग के प्रोग्राम हैं जिनमें आपको री स्किल करना है, अपनी स्किल को रीडिजाइन करना है, री इवेल्युएट करना है, रीगेन करना है, वो 43% है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए हमें इस एरिया में काम करना है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। भारत में लगभग रीस्किलिंग और अप स्किलिंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर बात की, वो आज 50% की आवश्यकता है, और जो 2025 तक की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड 50% की आवश्यकता है, भारत में तो और बढ़ जाएगी। अभी हम अपने जो ऑटोमाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, या न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हैं, डिजिटलाइजेशन है, उन चीजों में अभी हम उतने मैच्योर नहीं है जितने वेस्टर्न कंट्रीज या और लोग मैच्योर हो चुके हैं। आइए कोर इशू क्या है उन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, द चेंजिंग जॉब इकोनॉमी has resulted in new opportunities for the Indian workforce। एक तो ये है कि आज जो हमारी बदलती हुई आर्थिक पॉलिसीज हैं या आर्थिक आवश्यकता है, वह हमारी भारतीय वर्कफोर्स को रीस्किलिंग के लिए प्रमोट कर रही है। नंबर 2 बात करें, एन एस्टिमेटेड बाय कंसल्टिंग मेजर, जो बड़े बड़े लोग इसको कंसल्ट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड उनको लगता है कि जो 957 US बिलियन पौंड और 15% ऑफ इंडियन करंट ग्रॉस वैल्यू इन 2035, तो इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है जिसमें हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए जब तक हम अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के इस एरिया में ईमानदारी से और कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं करेंगे, तब तक भारत की ग्रोथ पर क्वेश्चन मार्क लोगों के मन में खड़ा रहेगा। नंबर 3 बात करते हैं, द बूमिंग इकोनॉमी फ्यूल्ड बाय AI and advanced analytical requires more Indian to enter the workforce with the different skill set। आज जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बूम कर रही है, उसमें 2 चीजों का बड़ा बड़ा योगदान है। नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा डेटा एनालिटिक्स। और इन दोनों के लिए हमें नई नई स्किल सेट को सीखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भारत को यदि वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में खड़ा रहना है, तो अपने यहाँ इन 2 चीजों में बहुत स्किल और रीस्किल अप स्किल करने की तेजी से आवश्यकता है। नंबर 4, एज पर आवर एस्टिमेट क्लोज टू 97,000 AI पोजीशंस आर वेकेंट इन इंडिया। ये अब से 3 महीने 4 महीने पहले का सर्वे है। यदि मैं आज इसको और बदलते परिवेश में देखूं तो रोज AI की नीड बढ़ रही है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, हॉस्पिटलिटी हो, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कहीं भी जाइए, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सब जगह नई स्किल की पोजीशंस आज खाली हैं। तो हमको इन सब चीजों को समझना होगा, ये भारत के कोर इशू हैं। इसीलिए जो इस रीस्किलिंग और अपस्किलिंग से जुड़े लोग हैं, उन चीजों के लिए मार्केट अभी बहुत बड़ा है। उनको इस मार्केट को ट्रैप करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और 2 कदम आकर के लोगों की नीड को समझना पड़ेगा। अब इसके कुछ की हाइलाइट्स की भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, द ऑनलाइन रीस्किलिंग मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी 95 million pounds, expected to grow at the rate of 38%. ह्यूज मार्केट। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने काम की आवश्यकता है। नंबर 2, as compared to the other educational categories, जो सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एजुकेशन है उनकी बात कर रहे हैं, GMAT है, GRE है, गेट है, उन सब में जो बच्चे आज अपने कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, उन सब की रीस्किलिंग की बहुत आवश्यकता है। नंबर 3, current market at largely B2C, business to consumer, but educational stakeholders are also actively creating B2B segment. तो उन सब के लिए भी एक बड़ा मार्केट है। मैं केवल कुछ एजुकेशन से संबंधित ही एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, आगे बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी। नंबर 4 है, reskilling market in India is driven by the need of a large working population looking for industry relevant skills. हर इंडस्ट्री में अपनी कुछ ना कुछ रिलेवेंट स्किल्स हैं, उसका मार्केट आज बड़ा ह्यूज है। क्योंकि डिजिटलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से हो रहा है। आज इस औद्योगिक क्रांति के युग में यदि हम इन चीजों को ठीक से समझ करके टाइम से अपग्रेड नहीं करेंगे तो सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। नंबर 5 बात करते हैं, ऑनलाइन की प्लेयर्स आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द ब्लेंडेड एजुकेशनल, जो ब्लेंडेड लर्निंग है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत कुछ अभी क्लासरूम, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये सब कुछ करके आपको कुछ ब्लेंड करके हाइब्रिड लर्निंग या ब्लेंडेड लर्निंग की बात करके इस एरिया को कवर करने की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। नंबर 6 बात करते हैं, एम्फेसिस ऑन पर्सनलाइज्ड लर्निंग हैज टू लीड द मेंटरशिप। अभी हम जो कोचिंग इंडस्ट्री है, मेंटरिंग है, ये गाइडिंग है, वो अभी इंडिया में उतनी डेवलप नहीं हुई है जितने की आवश्यकता है। इसीलिए इस एरिया में भी बहुत काम अभी करना बाकी है। नंबर 7, बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज वाज स्टार्टिंग पॉइंट। आज जो हमारी HR एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है या और किसी एरिया में जो एनालिटिकल एबिलिटी है, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, हमें उनको समझ करके आगे बढ़ाना होगा। अदर कोर्सेज दैट आर गेनिंग ट्रैक्शन are artificial intelligence, machine learning, data science, analytics, data engineering। तो जो जितने भी हमारे हैं, यह गैप कम करने के लिए इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच इन सब चीजों को लाने की बहुत तेजी से आवश्यकता है। तो इसीलिए इस लर्निंग के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इंडस्ट्री को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को एक साथ बैठ करके कुछ को क्रिएट करना पड़ेगा। UGC को अपने न्यू डिग्री के कोर्सेज को रीडिजाइन करना पड़ेगा, तब भारत की उन्नति में हम सब लोग सहायक हो सकते हैं। नंबर 8, पार्टनरशिप बिटवीन एनालिटिक्स एजुकेशन एंड प्रोवाइडर्स एंड यूनिवर्सिटीज इन ऑफरिंग नाइच कोर्सेज। ये जो मैं अभी बात कर रहा था उसी से संबंधित है, आप इसको ऐसे समझिए। नंबर 9, हायर डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज। जो आज जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं सदस्य हूँ, ISTD, वो शॉर्ट टर्म कोर्स करती है, डिप्लोमा कोर्सेज करती है, सर्टिफिकेट कोर्स करती है, और उनको आप लेकर के अपनी स्किल को या तो अप स्किल कर सकते हैं या री स्किलिंग कर सकते हैं, और उन सब का बहुत बड़ा योगदान है। अब नए नए एरिया आ रहे हैं, जैसे ब्लॉकचेन है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त पता नहीं आने वाले टाइम में क्या क्या नई और चीजें आएंगी। आज की वर्तमान परिस्थितियों को मैच नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य के गर्भ में छपे हुए प्रश्नों के लिए हमें बहुत कुछ तैयार करना पड़ेगा।
नंबर 10, वर्चुअल क्लासरूम कंसेप्ट दैट बिगिनिंग इन 2014, और कोरोना के युग में तो वो बहुत बढ़ गया था, तो उस सब को भी हमें हाई क्वालिटी का बनाना पड़ेगा और उनको मॉडर्नाइज और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अभी उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं, उन सबको हमें दूर करना पड़ेगा। नंबर 11 पर आता है मैनी न्यू लर्निंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि कस्टमर की नीड बदल रही है। आज एजुकेशन लेवल, जो बेसिक एजुकेशन लेवल पहले था और आज का है, बहुत बदल गया है। आज मेरा एम्प्लॉय बिल्कुल नई स्किल सेट के साथ आने को, नई सोच के साथ आने को तैयार है। पुरानी फिलोसफीज, पुरानी सोच लगभग या तो मृतप्राय हो गई हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बहुत कोर्स करना पड़ेगा, वह चाहे टेक्निकल लर्निंग हो चाहे सॉफ्ट स्किल हो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कम्युनिकेशन के बगैर 85% प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशंस में पैदा होती हैं, केवल टेक्निकल प्रॉब्लम्स 15% होती हैं। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना बहुत आवश्यक है। नंबर 12 बात करते हैं जो कल्चरल रीस्किलिंग और सॉफ्ट रीस्किलिंग है या अप स्किलिंग है। जैसे प्रमोशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होते हैं, वैल्यू सिस्टम बदलता है, बिलीफ बदलते हैं, कल्चरल चेंज होता है, तो उन सब में एडेप्टेबिलिटी एंड एडप्टिवनेस दोनों को हमें लाना पड़ेगा। आज जो मिलेनियल्स है उनका माइंडसेट और जो मिलेनियल्स से जेड आ गई है, उन सबके माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है। तो वो सब कल्चरल इशू को खत्म करने के लिए हमें या तो रीस्किलिंग का सहारा लेना पड़ेगा या अप स्किलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। आइए अब हम नए मुद्दे पर बात करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रीस्किलिंग कॉर्पोरेट लर्नर्स। क्या क्या हो सकती हैं? उनमें नंबर 1 है इवेल्युएट ई लर्निंग पेन पॉइंट्स, कि जो आज मेरी ई लर्निंग है इसमें क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनको इवेल्युएट कीजिए, उनको रिमूव कीजिए। नंबर 2, आइडेंटिफाई स्किल एंड परफॉर्मेंस गैप। मेरा रिक्वायर्ड स्किल सेट है, जो मेरे ब्लू कॉलर जॉब हैं और जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, उनमें क्या परफॉर्मेंस गैप है। उन दोनों को कम करने के लिए मुझे किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने हैं, कहाँ रीस्किलिंग करनी है, कहाँ अप स्किलिंग करनी है। यहाँ मैं एक बात और कह दूं, अब से 5 साल पहले या 7 साल पहले तक ट्रेनिंग में उन लोगों को भेजा जाता था जो ऑर्गेनाइजेशन में फ्री रहते थे, क्योंकि आज नंबर बिल्कुल लिमिटेड हो गया है। तो आज एम्प्लॉय की भी जिम्मेवारी है कि वह अपनी रीस्किलिंग और अप स्किलिंग करे, क्योंकि उसके सर्वाइवल का विषय है, और ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है क्योंकि उसको मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखनी है और उसको अपना टैलेंट बनाए रखना है। यदि वो स्किल सेट नहीं बढ़ाएगी तो अच्छे लोग ब्रेन ड्रेन में चले जाएंगे और बुरे लोग काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाएगी। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वह अपने यहाँ स्किल सेट और परफॉर्मेंस गैप को आइडेंटिफाई करे, उसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करे। हम सब आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़े हैं। नंबर 3, असेस द कॉर्पोरेट लर्नर स्ट्रेंथ, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, मैं उनको कैसे और यूज कर सकता हूं। आज वीकनेस पर चर्चा करने का टाइम कम रह गया है। नंबर 4 है यूज ब्रांचिंग सिनेरियोज एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग सिमुलेशंस। तो जो आपके इस तरह के नए यूज आ गए हैं, आज डिजिटल बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस को या उनके ऑनलाइन सिमुलेशंस को रीइवैल्यूएट करना, रीडिजाइन करना, रीफ्रेम करना बहुत आवश्यक है। कई बार हम पुरानी जानकारी को देते रहते हैं, वह आवश्यक नहीं है। नंबर 5 है हॉट स्किल सेंटर्ड वेबिनार्स। आज हर कोई वेबिनार कर रहा है, तो उनकी क्वालिटी और उनकी कंटेंट्स को समझना बहुत आवश्यक है कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, क्या सामने वाला अपने वेबिनार में दे रहा है या देने वाला है, मैं अपनी किन चीजों को, किन स्किल सेट को या किस कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना चाहता हूं, ये सब चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। अदरवाइज आप समय और धन, टाइम और मनी दोनों की बर्बादी कर सकते हैं। नंबर 6 बात करते हैं डेवलप ए रीस्किलिंग
मेंटरशिप प्रोग्राम्स। आप अच्छे प्रोफेशनल लोगों को लाइक अस ढूंढिए और उनको मेंटरशिप के लिए रीस्किलिंग के प्रोग्राम को डिजाइनिंग में भागीदार बनाइए, क्योंकि सब काम इंडस्ट्री स्वयं नहीं कर सकती। इसीलिए जो अच्छी प्रैक्टिसेस है कॉर्पोरेट में, वो डालने के लिए आपको कुछ जो बाहर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं उन सबको अपने साथ जोड़ना आवश्यक है। नंबर 7, प्लान अहेड। टाइम से पहले प्लान कीजिए, लोगों से आगे रहिए, नहीं तो आप पीछे छूट सकते हैं। आइए एक नए विषय पर बात करते हैं, व्हाई न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मैं अपने एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, IIM से, IIT से, NIT से, अच्छे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आया हूं। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। तो जो आदमी में एक माइंड सेट है, वो ये सोचता है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। जो ये कहता है वह कुछ नहीं जानता, क्योंकि आज जब आप आए थे तब का कोर्स कंटेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन की नीड, टेक्नोलॉजी और आपका स्किल सेट क्या था, आज आप किस पोजीशन पर हैं, मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड हो गई है, न्यू कॉम्पिटेंसीज आपकी क्या क्या चाहिए, उन सब पर काम करना आपको बहुत आवश्यक है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इनकी बात करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। व्हेन एन एम्प्लॉय इज प्रमोटेड फ्रॉम विद इन, उसको एक ट्रेनिंग की जरूरत है या स्किल और अप स्किलिंग की जरूरत है। नंबर 2, स्टाफर्स मस्ट मास्टर न्यू टास्क। जो उन्हें नया काम मिला है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते ही आदमी को या मूव करते ही आदमी को नई स्किल सेट की आवश्यकता होती है। नंबर 3, कंप्लायंस पॉलिसी चेंज। जैसे भारत सरकार अभी IR की बहुत सारी पॉलिसी चेंज करेगी, बहुत सारी पॉल्यूशन में करती है, बहुत सारी टैक्सेशन में करती है, तो आपको उस टाइम अपनी कंप्लायंस के लिए अपनी स्किल सेट को या कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए आपको रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की आवश्यकता है। नंबर 4 पर बात करते हैं, ए वर्कर्स टैलेंट आर बेटर सूटेड एल्सवेयर। कि जो मेरे पास टैलेंट है मैं इसको कहीं दूसरी जगह कहाँ यूज कर सकता हूँ। लोग तो मल्टी स्किलिंग की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं आज की डेट में स्किल ही नहीं है, मल्टी स्किल तो बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कर सकती हैं। अदरवाइज आप स्किल सेट को ठीक से मैप करें तो स्किल में ही बहुत सारी कमियां हैं। आप यदि देखेंगे तो चाहे वो वर्कफोर्स हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो मिड लेवल एग्जीक्यूटिव हो या सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल हो, स्किल सेट और कॉम्पिटेंसी की कमी हर जगह है। बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस केवल सीनियर्स की कॉम्पिटेंसी की वजह से फेल हो जाती हैं। तो ये ब्लेम करना कि केवल वर्कर की ही कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट की आवश्यकता है, सब लेवल पर सबको आवश्यकता है। कुछ तो जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी इन चीजों को समझना और अपने आप में नई स्किल के साथ पैदा करना उनको भी आवश्यकता है। नंबर 5 बात करते हैं, ऑटोमेशन एंटर्स द सीन। जैसे ही ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, ये सब नया होता है तो आपको जरूरत है। आज IT में देखिए कितना चला गया। मैं आपको कितनी ऑर्गेनाइजेशंस बता दूं जिनकी, आप नोकिया का एग्जांपल ले सकते हैं, रेमिंगटन रैंड का ले सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं वजह से फेल हो गई, जिन्होंने अपने आप को रीडिजाइन नहीं किया और न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट टाइमली नहीं किया। नंबर 6 बात करते हैं, डाउनसाइजिंग विडन्स द टैलेंट गैप। जैसे जैसे आप डाउनसाइजिंग करते हैं वैसे ही आपको फिर नई स्किल सेट की जरूरत है। इसलिए ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज ट्रेनिंग को लोग ठीक से समझना चालू कर चुके हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ट्रेनिंग आप एक कॉम्पिटेंट टीम और उन लोगों से जो इन चीजों को समझते हैं उनसे कराना है आवश्यक है। इसलिए जब भी आप डाउनसाइजिंग करें तो आप अपने ट्रेनिंग को रीडिजाइन करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको किस कॉम्पिटेंसी की और किस स्किल सेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। नंबर 7, न्यू रिक्रूट्स आर मिसिंग क्रूशियल स्किल्स। जब आप किसी भी कैंपस से नया बच्चा रिक्रूट करते हैं, प्लेसमेंट में, इंडक्शन में, उसको कुछ नई चीजें, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन में वो एंटर करता है, स्टूडेंट लाइफ में और कॉर्पोरेट लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस है वो समझाना, उसकी सॉफ्ट स्किल को रीडिजाइन करना,
और उसके माइंड सेट को रीडिजाइन करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी स्किल्स गैप मिलती हैं। मेरा फर्स्ट टाइम मैनेजर एक प्रोग्राम है, वह इसलिए सक्सेसफुल है कि उसमें हम न्यू रिक्रूटर्स को यही बताते हैं कि आपको क्या लर्निंग चाहिए। अभी जब आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में तो क्या करते थे और क्या आवश्यकता थी, आज आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको यहाँ डिलीवरी देनी है, अब आपको किन सॉफ्ट स्किल्स की या किन न्यू स्किल सेट की आवश्यकता है वह समझाते हैं। तो कुछ चीजें जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन चीजों में, स्किल में, अप स्किलिंग में और री स्किलिंग करते वक्त उनको डिजाइन करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि आपको ग्रो करना है तो आपको अपने स्किल सेट को भी ग्रो करते रहना है। जैसे जैसे आप सफलता के सोपान चढ़ेंगे, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, सफलता के लेडर्स को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आप अपने स्किल सेट के लेडर्स को भी आगे बढ़ाइए, नहीं तो दोनों में गैप बढ़ जाएगा और कहीं भी आप फ्लैट हो सकते हैं। नंबर 2 बात करता हूं मैं आपको, रीस्किलिंग एंड अप स्किलिंग इज मस्ट फॉर सर्वाइवल। आज इतनी तेजी से बदल रहा है, मैं आप डॉक्टर्स के बारे में कह सकता हूं कि मेडिसिन कितनी तेजी से आ रही हैं, मैं इंजीनियर्स को कह सकता हूं कि कितनी तेजी से उनके नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बहुत सारे लोग आज नए टूल को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से जो जहां जिस पोजीशन पर है उसको अपने आप को रोजाना अपनी स्किल गैप को चेक करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोग्राम डिजाइन करके अपनी या तो रीस्किलिंग करनी पड़ेगी या अप स्किलिंग करनी पड़ेगी। मैं अगली बात करता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए स्किल सेट का ग्रो होना बहुत आवश्यक है। इनके बगैर यदि इंडिविजुअल ग्रो करना चाहता है तो स्किल सेट को ग्रो करना आवश्यक है, और यदि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है तो उसको अपनी पूरी टीम की जिस लेवल पर जो स्किल सेट या कॉम्पिटेंसी लेवल चाहिए वो पैदा करना आवश्यक है। नहीं तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ आपका मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे बात कीजिए, आपके जो इश्यू हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, हमें लिखने का